तो हम पढ़ रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि क्रांतिकारी जो आंदोलन थे भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ये आंदोलन शुरू हुआ। तो क्यों ये आंदोलन शुरू किया गया, क्या क्रांतिकारियों के उद्देश्य थे, क्या उनके सिद्धांत थे और किस तरह का उनका कार्यक्रम था। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी वो किस प्रकार से की गई। इन क्रांतिकारी गतिविधियों के अंतर्गत भारत में कौन कौन से प्रमुख केंद्र रहे और इन्हीं के अंतर्गत क्या क्या कार्यवाहियां जो थी इन क्रांतिकारियों के द्वारा की गई। तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के अंतर्गत हालांकि जो क्रांतिकारी आंदोलन था सारे ही भारत में फैला हुआ था, लेकिन बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र और राजस्थान, मद्रास, खासकर बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान थे। लेकिन राजस्थान और मद्रास में भी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया गया। तो हम इन्हीं क्रांतिकारी गतिविधियों के ऊपर बात करेंगे। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के अंतर्गत सबसे पहले लेंगे हम जो बंगाल प्रांत है उसके बारे में। तो बंगाल भारत का एक ऐसा प्रांत, एक ऐसा राज्य जहाँ से क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ हुआ। वैसे तो क्रांतिकारियों के ऊपर यदि क्रांतिकारियों के बारे में हम बात करें तो शायद एक दो क्या कितने ही वीडियो बनाएं हम, बहुत ही कम पड़ जाएंगे। ये कितने ही चैप्टर हम लिखते जाएं बहुत ही कम पढ़ेंगे, क्योंकि भारत में क्रांतिकारियों के अंतर्गत भारत में बहुत से ऐसे क्रांतिकारी नवयुवक हुए जिनके बारे में पुस्तकों इत्यादि में लिखना जो है वो संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ प्रमुख जो क्रांतिकारी हैं उनके बारे में हम इस जो चैप्टर है या वीडियो है इसमें हम बात करेंगे। तो वास्तव में क्रांतिकारी आंदोलन का आरंभ बंगाल से हुआ। इसके कई कारण थे। एक तो बंगाली शेष भारतीयों से बुद्धिमान, काल्पनिक और भावुक थे। दूसरा, बंगाल में शिक्षा का विकास तथा पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव भी बहुत था। तीसरा, बंगाल के नेता काफ़ी प्रबल और शक्तिशाली थे। और चौथा, बंगाल में प्रेस ने भी लोगों में जागृति पैदा की। इसके साथ साथ लॉर्ड कर्जन की जो नीति थी, जैसे बंगाल का विभाजन कर दिया, तो इससे भी क्रांतिकारी विचारों को काफ़ी बल मिला। बंगाल में बहुत से ऐसे क्रांतिकारियों नेता भी हुए जैसे विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष इत्यादि जो है घोष इत्यादि। तो साथ ही साथ इसके अतिरिक्त बहुत से समाचार पत्र जैसे स्वराज है, वंदे मातरम है इत्यादि के द्वारा अपने क्रांतिकारी जो विचार थे उनको उन्होंने देश के कोने कोने में भी इन्हीं क्रांतिकारियों के द्वारा पहुंचाया गया। तो इसी के तहत ही क्या हुआ कि पंजाब में प्रेस का बड़ा भरपूर योगदान रहा। बंगाल में तो बंगाल में संध्या, वंदे मातरम, नव शक्ति, न्यू इंडिया, युगांतर ये जो थे ये बंगाली समाचार पत्र थे। युगांतर अकेला ही 50,000 बिकता था ये समाचार पत्र। इसके अतिरिक्त कई पुस्तकों ने क्रांतिकारियों की भावनाओं को भड़काया। भवानी मंदिर, वर्तमान रणनीति, मुक्त कौन पथ आदि मुख्य थे। इन ग्रंथों में भारत राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए भारतीय सैनिकों की सहायता लेने पर जोर दिया गया। ये भी इन पुस्तकों में बताया गया कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए शक्ति का प्रयोग किए बिना उद्देश्यों को प्राप्त करना असंभव है। बंगाली भाषा में लिखे गए गीतों कविताओं ने भी लोगों के अंदर क्रांतिकारी विचारों को भड़काने में बहुत योगदान दिया। और इस तरह देशी साहित्य में अंग्रेजी शासन की घोर निंदा की गई। तो बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन के नेता थे उन नेताओं में स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई जिनका नाम था भूपेंद्र नाथ दत्त, इसके अतिरिक्त अरविंद घोष का छोटा भाई वीरेंद्र कुमार घोष ये भी प्रमुख थे।
ये मैंने कुछ जो हैं ये यहाँ पर आप देखें तो तस्वीरें भी डाली हैं। ये है वीरेंद्र कुमार घोष, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्रांतिकारियों के बारे में हम जितनी बात करें उतनी कम है। तो मैं ज़्यादा तो यहाँ पर जो तस्वीरें हैं नहीं डाल पाई, लेकिन थोड़ी-सी मैंने ये रखी हैं। तो ये वीरेंद्र कुमार घोष, इसके साथ-साथ वीरेंद्र कुमार घोष ने कहा कि इस प्रकार के सैकड़ों तथा हजारों व्यक्तियों की आवश्यकता है जो शताब्दियों की दास्ता को अपने खून की धारा के साथ बहाने के लिए तैयार हों। तो इस प्रकार स्थान स्थान पर इन दो नेताओं ने, एक तो अरविंद, एक तो भूपेंद्र नाथ, दूसरा वीरेंद्र कुमार घोष, तो इनकी जो आवाज़ थी, इनके जो विचार थे, इनकी चर्चा बंगाली नवयुवकों में क्रांति की चिंगारियां उत्पन्न होने लग पड़ी। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो क्रांतिकारी एक प्रकार से जो नेता थे, इनकी जो उनसे लोग बहुत ही नवयुवक वर्ग बहुत ही प्रभावित हुआ। बंगाल में कुछ क्रांतिकारी संस्थाएं, बंगाल में क्रांतिकारी भावना के विकास के लिए अनेक समितियों का गठन हुआ। तो इन समितियों का प्रत्येक सदस्य जो था ये वफादारी रखता था और प्रत्येक की आज्ञा का पालन करता था। वीरेंद्र घोष ने बंगाली नवयुवकों की एक समिति बनाई जिसका नाम रखा उन्होंने अनुशीलन समिति। अनुशीलन ये समिति जो थी ये बनाई गई, और ये समिति जो थी इसका एक केंद्र था कलकत्ता में और दूसरा था ढाका में, बंगाल में ही। अब ये बांग्लादेश बन गया है, ढाका उसकी राजधानी है। तो एक कलकत्ता, एक ढाका में, और इन समितियों की गांव तथा शहरों में 500 के लगभग शाखाएं खोली गई। वीरेंद्र घोष का एक साथी था जिसका नाम था हेमचंद्र। मैं यहाँ पर तस्वीर नहीं डाल पाई हूँ हेमचंद्र की। तो हेमचंद्र यूरोप में बम बनाने का प्रशिक्षण लेने के लिए ये गया, और अनुशीलन समिति के अतिरिक्त कलकत्ता में और भी अनेक समितियां थी। इन समितियों में सरस्वती समिति, कलकत्ता की ईस्ट क्लब तथा युगांतर ग्रुप मुख्य थी। एक थी सरस्वती समिति, दूसरी थी कलकत्ता की ईस्ट क्लब और तीसरी थी युगांतर ग्रुप। बंगाल के अन्य भागों में क्रांतिकारियों का काम करने वाली बहुत सी संस्थाएं थीं। उन संस्थाओं में बोगरा, फरीदपुर, मेमन सिंह, युवा समिति, जन मंगल समिति, बांधव समिति, ये भी अन्य समितियां थीं। तो बंगाल में क्रांतिकारी समितियों के पतन, समितियों के अंतर्गत कई क्रांतिकारियों तथा आतंक की जो घटनाएं थी इनके बनने से घटित हुई, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को चिंता हुई। तो सबसे पहले 6 दिसंबर 1907 को बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर की गाड़ी को मिदनापुर के निकट बम उड़ाने का काम किया गया। तो गाड़ी जो थी ये बम तो फेंका गया, गवर्नर बच गया। गाड़ी जो थी पटड़ी से उतर गई लेकिन वो बच गया, और 23 दिसंबर 1907 को ढाका के मैजिस्ट्रेट एलन को फरीदपुर के जिले के स्टेशन पर गोली से मारने का प्रयास किया लेकिन वो बच गया। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया गया। उसका कारण था कि किंगफोर्ड पहले कलकत्ता में था और उसने क्रांतिकारियों पर अत्याचार किए थे। समिति ने खुदीराम बोस, यहाँ पर मैंने खुदीराम बोस का जो है ये चित्र जो है ये डाला है, ये देखें आप, क्रांतिकारी खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चकई, प्रफुल्ल चकई का भी मैंने ये देखें आप तो एक ये चित्र डाला है, प्रफुल्ल चकई या प्रफुल्ल चाकी। तो ये दो जो थे, इन दोनों को ये काम सौंपा गया था समिति के द्वारा, और इसी के अंतर्गत प्रफुल्ल चाकी और इन दोनों को जो था ये काम दिया गया। खुदीराम बोस ने अपनी ओर से बम किंग्सफोर्ड की कार में रखा था, लेकिन वहाँ पर जो थी ये मिसिस कैनेडी की कार निकली ये, और जिस कारण जो कैनेडी और उसकी पुत्री थी वो मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने तो स्वयं को क्या किया कि उसने गोली मार दी, लेकिन खुदीराम बोस ये पकड़ा गया, और खुदीराम बोस जब पकड़ा गया तो इसी के अंतर्गत आगे चलकर जो है इसको
फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। आप जानते हैं कि कितनी इसकी आयु रही होगी। 15 वर्ष का ये नवयुवक था। 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। मुकदमे के समय खुदीराम ने बहुत साहस दिखाया। अलीपुर षड्यंत्र केस बहुत ही खतरनाक केस था। इसमें डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस पुलिस जिसका नाम था समसूलमल और सरकारी वकील आशुतोष को गोली मार दी गई थी। तो इसी प्रकार खुदीराम को पकड़ने वाले सब इंस्पेक्टर पुलिस नंदलाल को गोली से उड़ा दिया गया। पुलिस ने कलकत्ता के निकट मानिक तालाब में बम बनाने का एक कारखाना पकड़ा और इस का संबंध था अरविंद घोष, हेमचंद्र दास, जो कि विदेशों से बम बनाना सीखकर आए थे। वीरेंद्र घोष, नरेंद्र गोस्वामी पकड़े गए। पुलिस ने नरेंद्र गोस्वामी को सरकारी गवाह बना लिया। क्रांतिकारियों ने लेकिन क्या किया, उसको मार दिया। और इस प्रकार पुलिस ने कई केस बनाए, जिनमें ढाका षड्यंत्र केस, दूसरा ढाका षड्यंत्र केस। क्रांतिकारियों ने अपनी कार्यवाहियों को जारी रखा और उन्होंने सरकारी वकीलों, सरकारी गवाहों, मुखबिरों और पुलिस अधिकारियों को मारना शुरू किया। सरकार ने दमनकारी नीति जो थी यहाँ पर जारी रखी। क्रांतिकारियों को पकड़कर फांसी के तख्ते पर लटकाया गया। बहुत सारे क्रांतिकारियों को कठोर सजाएं दी गई। बहुत अत्याचार किए गए। 1914 से 1917 तक जर्मन के साम्राज्यवादियों ने भारत में आने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की भावना भड़काने में क्रांतिकारियों का प्रयोग किया था। तो इस प्रकार बंगाल क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा। दूसरे आ जाते हैं अब हम महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र भी क्रांतिकारियों का केंद्र रहा। उग्रवादी नेता तिलक ने अपने लेखों तथा भाषणों से महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा दिया था और इसी के तहत ही उन्होंने लोगों को कहा था, बेकार न रहो तथा यह धरती पर बोझ न बनो, यही हिंदुस्तान है। ये कैसे है कि अंग्रेज यहाँ राज्य करते हैं। तो उनका समाचार पत्र केसरी ने महाराष्ट्र में जागृति और क्रांतिकारी आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। महाराष्ट्र में प्लेग फैला, अकाल पड़ा। महाराष्ट्रियन प्रेस ने सरकार की नीतियों की आलोचना की और एक साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक शिवराम महादेव को क्रांतिकारी लेख लिखने के कारण 1908 को अंग्रेजी सरकार ने 9 महीने की कैद की सजा सुनाई। तो इस प्रकार राष्ट्रमुख, बिहारी, हिंद स्वराज्य, अरुणोदय समाचार पत्र थे ये। इन समाचार पत्रों ने जो क्रांतिकारी लेख थे उन लेखों को लिखा और महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियां जो थी इसी की वजह से आगे बढ़ती चली गई। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी था आतंकवादी आंदोलन का संगठन वीर सावरकर। यहाँ मैंने ये डाले हैं कुछ ये तस्वीरें, ये विनायक दामोदर सावरकर की, ये भी दो तीन भाई थे। तो इनको जाता है चापेकर बंधु, इनकी भी मैंने एक ये तस्वीर तीनों भाइयों की यहाँ पर डाली है। यहाँ पर आप देखें तो क्रांतिकारी दामोदर हरी चापेकर, क्रांतिकारी बाल कृष्ण हरी चापेकर और क्रांतिकारी वसुदेव हरी चापेकर, ये जो हैं ये 3 भाई आप देखें तो ये तीनों भाइयों ने और श्याम जी कृष्ण वर्मा आदि नेताओं ने जो है महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी थे उन क्रांतिकारियों का उन्होंने नेतृत्व किया। और इसी के अंतर्गत वीर सावरकर का नाम था विनायक दामोदर सावरकर। ये मैंने तस्वीर भी इनकी डाली है। पूना में प्लेग फैली तो प्लेग कमीशन रेड और लेफ्टिनेंट ने जनता की सहायता करने के स्थान पर उन पर अत्याचार करने शुरू किए। दामोदर चापेकर ने इन दोनों अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया। दामोदर चापेकर था, उसके कई साथियों को फांसी पर लटका दिया गया। दामोदर चापेकर अच्छा, उनके जो साथी थे उनको क्या किया गया, उनको लटका दिया गया फांसी के तख्ते पर। दामोदर चापेकर ने इन दोनों इसी के अंतर्गत वीर सावरकर के बड़े भाई जिनका नाम था गणेश सावरकर, अभिनव भारत नाम का एक क्रांतिकारी जो था ये दल चलाते थे। नाम था उसका अभिनव भारत नाम का ये
क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की और ये संस्था क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करती थी। इस प्रकार इस संस्था ने महाराष्ट्र में अनेक समितियां स्थापित की जो लोगों में क्रांतिकारी भावना फैल पैदा कर सके और उन्हें देश की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार करती थी। गणेश सावरकर ने देशभक्ति की कुछ कविताएं लिखी और इसी कारण उस पर नासिक के कलेक्टर जैक्सन ने मुकदमा चलाया था। सेशन जज ने 9 जून 1909 को काले पानी की सजा दी। इतने छोटे दोष की इतनी बड़ी सजा, सारे क्रांतिकारी हैरान थे। ये सजा दिलाने में जैक्सन तथा भारत सचिव के मुख्य सलाहकार कर्जन वाइली का हाथ था। उनसे बदला लेने के लिए 1 जुलाई 1909 को एक नवयुवक जिसका नाम था मदन लाल ढींगरा, आप यहाँ पर देखिए मदन लाल ढींगरा का भी मैंने एक ये डाला है, पंजाब का ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी। तो मदन लाल ढींगरा ने आगे चलकर क्या किया? मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को करजनवैली को इंडिया ऑफिस में गोली मार दी। 21 दिसंबर 1909 को एक और नवयुवक जिनका नाम था अनंत कान हड़े ने जैक्सन को भी गोली से उड़ा दिया। मदन लाल ढींगरा को पकड़कर कैद कर लिया और बाद में फांसी दे दी गई। उसकी जेब में से एक कागज निकला जिसमें लिखा था, मैंने एक अंग्रेज का खून भारतीय नवयुवकों को फांसी तथा देश से निर्वासन की सजा देने के विरुद्ध कड़ा विरोध प्रकट करने के लिए जानबूझकर किया है। इसी प्रकार अनंत कानहड़े को कैद कर लिया गया। उसके ने बयान में कहा, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है। गणेश सावरकर को मामूली दोष के लिए देश से निर्वासित किया जा रहा है, जबकि आपके एक इंजीनियर को जिसने एक भारतीय की हत्या की है इनाम दिया जा रहा है। इसलिए मुझे जैक्सन की हत्या करनी पड़ी, मुझे भागने की आवश्यकता नहीं है। जैक्सन की मौत के पश्चात अंग्रेजी सरकार ने नासिक षड्यंत्र केस खड़ा कर दिया। अनंत कानहड़े के साथ उसके कई साथियों को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। इस केस में अंग्रेजी सरकार ने 37 नवयुवकों को सख्त सजाएं दी। अनंत कानहड़े, कृष्णजी पंत, विनायक राव देश पांडे 19 अप्रैल 1910 को मौत की सजा इनको मिली। 1906 में जब वीर सावरकर इंग्लैंड गए तो उसके पश्चात उनके भाई गणेश सावरकर ने काम संभाला। उसने इटली के देशभक्त मैजिनी की आत्मकथा की 2000 कापियां महाराष्ट्र के लोगों में वितरित की। उसने अपनी क्रांतिकारी कविताओं से लोगों में जागृति पैदा की। कविताओं के कारण उनको सजा मिली थी। नवंबर 1909 को अहमदाबाद के स्थान पर 2 बम पकड़े गए। ये बम लॉर्ड मिंटो तथा उसकी पत्नी पर फेंकने के लिए तैयार किए गए थे। 1910 को सितारा में गुप्त क्रांतिकारी तथा आतंकवादी नेताओं को पकड़ लिया गया और उनको सख्त सजाएं दी गई। तो ये ऐसे थे महाराष्ट्र के क्रांतिकारी। अब हम बात करेंगे पंजाब के क्रांतिकारियों की। पंजाब भी बंगाल के जैसा ही पंजाब में भी क्रांतिकारी गतिविधियां रही हैं और हम पंजाब के क्रांतिकारियों को कभी भी भुला नहीं सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं कुछ एक ही जो तस्वीरें हैं वो क्रांतिकारियों की आपको दिखा पा रही हूँ। क्रांतिकारी आंदोलन के लिए पंजाब अन्य प्रांतों से पीछे नहीं था। यहाँ क्रांतिकारी आंदोलन के नेता थे सरदार अजीत सिंह। ये आप देखें, मैंने एक तस्वीर सरदार अजीत सिंह की डाली है। सरदार अजीत सिंह थे सरदार भगत सिंह के, शहीद भगत सिंह के चाचा जी। उनके अनेक साथी थे जिनमें से उनके 2 भाई सरदार किशन सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह थे। सरदार अजीत सिंह ने बीए पास करके 1901 में राजनीति में भाग लेना शुरू किया था। उनके अंदर देश के प्रति सच्चा प्रेम था। देश के लिए हर बलिदान देने के लिए तैयार रहते थे। उनके साथ उनके आंदोलन को सहयोग देने वालों में लाला फलक चंद, लाला पिंडी दास मेहता, आनंद किशोर, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, लाला बांके दयाल, सूफी अम्बा प्रसाद, ये थे उनके साथ। सरदार अजीत सिंह सफल संगठनकर्ता, उच्च कोटि के वक्ता, श्रेष्ठ लेखक थे। उन्होंने पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व बहुत ही समझदारी से किया। 1907 को पंजाब सरकार ने कॉलोनाइजेशन एक्ट पास किया और इस एक्ट ने पंजाब के जमींदारों के कई अधिकार छीन लिए, उनको भूमि का दास बना दिया। अजीत सिंह को जमींदारों के साथ हुई ज्यादती पर गुस्सा आया और उन्होंने एक जो थी
संस्था बनाई जिसका नाम था अंजुमन ये अंजुमन ए मोहब्बत वतन। मोहब्बत वतन ये जो थी ये उन्होंने एक संस्था जो है स्थापना की और एक क्रांतिकारी संस्था थी और संस्था जनसाधारण में भारत माता के नाम से जो थी ये प्रसिद्ध थी और इसका नाम था भारत माता। अजीत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर पंजाब में अन्यायपूर्णतः अत्याचारी कानूनों के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू किया। पंजाब के अधिकांश भागों में जाकर लोगों को सरकार की ज्यादतियों से अवगत करवाया, उनके अंदर जागृति की रूह फूंकी। उनके जोशीले और सच्चाई भरे भाषणों से जनता में एक नया उत्साह और जोश पैदा हुआ। सारा पंजाब क्रांति के लिए हर प्रकार से तैयार हो चुका था। लाला बांके दयाल का एक प्रसिद्ध गीत जिसका नाम था पगड़ी संभाल जट्टा पंजाब के हर पंजाबी की जुबान पर बोल रहा था। इस प्रकार की कार्यवाहियों का परिणाम ये हुआ कि पंजाब के किसानों ने सरकार को भूमि कर देने से इनकार कर दिया। रावलपिंडी तथा लाहौर में दंगे हुए। ये आप सोचते हैं कि पंजाब जो कि आज भारत में भी पंजाब है, लेकिन पंजाब का बहुत सा हिस्सा जो था जो है ये पाकिस्तान में चला गया, तो बहुत बड़ा था ये पंजाब। इसी के साथ साथ पंजाब की हालत देखकर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर डैनियल इब्टस को बहुत क्रोध आया, तो दूसरी ओर वो अंदर ही अंदर डरा हुआ था। उसने भारतीय सचिव तथा वाइसरॉय को पत्र लिखकर भेजा कि पंजाब में बढ़ रही राजनीतिक गड़बड़ को यदि शीघ्र रोका नहीं गया तो 1857 वाली हालत जो है यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। सरकार ने आंदोलन को धीमा करने के लिए सरदार अजीत सिंह लाला पिंडी दास और लाला लाजपत राय को बंदी बना लिया। जेल में से रिहा होने के पश्चात अजीत सिंह और सूफी अम्बा प्रसाद ईरान चले गए। सूफी अम्बा प्रसाद की तो वहाँ मौत हो गई, लेकिन अजीत सिंह ने सारे यूरोप का चक्कर लगाया और अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रचार किया। पंजाब में एक और प्रसिद्ध क्रांतिकारी जिनका नाम था पिंडी दास दास्ता से घृणा करते थे। लोगों में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करने के लिए गुजरावाला में एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकालना शुरू किया। इस साप्ताहिक समाचार पत्र का नाम था इंडिया। ये साप्ताहिक समाचार पत्र जो था उनके द्वारा निकाला गया। इसके इसमें पिंडी दास ने शिव शंभु शंभू का चिट्ठा एक पारिवारिक लेख लिखना आरंभ किया। इसमें उन्होंने सरकारी अधिकारियों और सरकार की प्रतिक्रियावादी नीतियों की आलोचना की। सरकार इसको कैसे सहन कर सकती थी। पिंडी दास को 7 वर्ष की कैद कर दी गई। पिंडी दास किसी भी सरकारी अत्याचार के आगे नहीं झुके। सच्चे देशभक्त थे। सरकार उनको मरवाना चाहती थी लेकिन सफल नहीं हुई। लाला फलक चंद पंजाब का एक और प्रसिद्ध क्रांतिकारी नाम था लाला फलक चंद और पहले थे लाला पिंडी दास। तो लाला फलक चंद जो था ये एक महान कवि और लेखक भी था। कविताओं के द्वारा पंजाब में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। 1908 में ख्यालाते तिलक नामक एक पुस्तक लिखी और ये पुस्तक भी क्रांतिकारी विचारों से भरपूर थी। क्रांतिकारियों ने सरकार के हाथों बहुत से कष्टों और दुखों का सामना किया। क्रांतिकारियों में से मुंशी राम, ईश्वरी प्रसाद, नंद गोपाल, कृष्ण सिंह प्रमुख थे। पंजाब के क्रांतिकारियों ने सशस्त्र विद्रोह की शक्तिशाली योजना तैयार की। 1909 में होशियारपुर में तिलक प्रेस की तलाशी से इस योजना का रहस्य खुल गया और विद्रोह की योजना जो थी सफल नहीं हो पाई। 1912 में दिल्ली दरबार के अवसर पर क्रांतिकारियों ने लॉर्ड हार्डिंग की पर बम फेंका। पुलिस ने इस संबंध में 130 व्यक्तियों को पकड़ा। इनमें मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, हनुमंत सहाय, विश्वास, सुल्तान चंद, दीनानाथ आदि मुख्य थे। दीनानाथ को दबाव में लाकर पुलिस ने मुखबिर बना लिया। अवध बिहारी को फांसी दी जाने लगी तो अंग्रेज अधिकारी ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो उसने कहा कि उसकी अंतिम इच्छा ये है कि अंग्रेजी राज्य का अंत हो जाए। तो अंग्रेजी अधिकारी ने कहा कि इस समय तो शांति से मरो। तो फिर अवध बिहारी ने कहा, शांति किस प्रकार की? मैं तो यह चाहता हूँ कि आग भड़के और चारों ओर भड़के, जिसमें आप भी जलो तथा हम भी जलें।
हमारी दास्तां भी जले तथा अंत में भारत कुंदन बनकर रह जाए। तो सरकार ने अपनी कठोर तथा दमनकारी नीति से कुछ देर तक तो पंजाब में शांति व्यवस्था को स्थापित किया, लेकिन अवसर मिलते ही भगत सिंह, सुखदेव, इसके साथ साथ अन्य जो क्रांतिकारी थे उन्होंने गतिविधियों को शुरू कर दिया। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया, और इस घटना का जनता पर इतना अच्छा प्रभाव पड़ा क्योंकि सरकार भोली भाली जनता को बहुत तंग करती थी, इसलिए जनता को अपने साथ मिलाने के लिए पंजाब के क्रांतिकारियों ने एक योजना बनाई, जिसके अनुसार भगत सिंह, उनके साथी थे एक बटुकेश्वर दत्त, ने दिल्ली में के असेंबली हॉल में जो है बम फेंका, और इस तरह से बम फेंकने के तहत हॉल में भगदड़ मच गई। वे भाग सकते थे लेकिन नहीं भागे, पकड़े गए और उनको फांसी की सज़ा मिली। ये तो केवल मैंने कुछ ही क्रांतिकारियों के, पंजाब के या महाराष्ट्र के या इसी के साथ साथ जो बंगाल है उनके कुछ ही नाम बताए हैं। बहुत से क्रांतिकारी जो हैं भारत के अन्य भागों में भी हुए। आगे लेंगे हम राजस्थान और मद्रास के बारे में। यहाँ पर जो है राजस्थान और मद्रास में भी गतिविधियां रही। राजस्थान में अर्जुन लाल सेठ, राव गोपाल और भारत केसरी ने नेतृत्व किया। केंद्र था मद्रास में भी क्रांतिकारी गतिविधियां तीव्र हुई। तिन्नावली केंद्र था। 13 मार्च 1908 को क्रांतिकारियों ने बड़े पैमाने पर दंगा किया, सरकारी भवनों, फर्नीचर, रिकॉर्ड को जला दिया। क्रांतिकारी नेता थे नीलकंठ ब्रह्मचारी ने गुप्त समितियों की स्थापना की। एक सदस्य ने तिनावली के मैजिस्ट्रेट को 17 जून 1911 को गोली से उड़ा दिया। तो ये थी भारत में गतिविधियां। अभी हम विदेशों की बात मैं अगली वीडियो में करूंगी, तो विदेशों में भी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया गया। उसी में ही मैं ये पंजाब या बंगाल या महाराष्ट्र के कुछ जो क्रांतिकारी हैं जो कि छूट गए हैं उनके बारे में मैं उस वीडियो में बात करूंगी। तो इस वीडियो में इतना ही।